नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। फेक रिव्यूज पर कसेगी लगाम। ऑनलाइन शॉपिंग, रेस्टोरेंट, टूर एंड ट्रैवल सब पर होगा लागू। वेबसाइट को खुद करना होगा वेरीफाई। नई गाइडलाइंस 25 नवंबर से लागू। गुजरात के रण में महाप्रचार का दिन। राजनीतिक पार्टियों ने झोंकी पूरी ताकत। मोदी की 3 रैलियां। भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर गुजरात पहुंचे राहुल। केजरीवाल का भी रोड शो। मदर डेयरी ने महंगा किया दूध का दाम। आज से फुल मिल्क क्रीम पर 1 रुपए महंगा। वहीं टोन मिल्क में भी बढ़ोतरी। बजट की तैयारियों के लिए आज वित्त मंत्री ने की इंडस्ट्री से मुलाकात। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स की दरें घटाने का सुझाव। कॉर्पोरेट टैक्स का स्ट्रक्चर आसान करने की भी मांग। हफ्ते के पहले दिन बाजार मुनाफा वसूली का शिकार। आईटी, एनर्जी, रियलिटी शेयरों में बिकवाली। सेंसेक्स 519 तो निफ्टी 148 पॉइंट गिरकर बंद। अब 102 दिनों में होगा श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट। दिल्ली पुलिस ने तैयार की 50 सवालों की लिस्ट। और फीफा वर्ल्ड कप की हुई शुरुआत, शानदार शुरुआत। शाम 6:30 बजे ईरान से भिड़ेगा इंग्लैंड। 9:30 बजे नीदरलैंड से होगी सेनेगल की टक्कर। और खबरों की शुरुआत करेंगे फेक रिव्यूज से। दरअसल सरकार ने ऑनलाइन फेक रिव्यूज पर शिकंजा अब कस दिया है। आज कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय ने रेटिंग और रिव्यूज को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी। इसमें रिव्यू को पब्लिश करने, ऑडिट करने से लेकर वेरीफाई करने तक के दिशा निर्देश हैं। अब पेड रिव्यूज को भी मार्क करना होगा कि वो पेड हैं। नई गाइडलाइंस पर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आप भी सुने। फेक रिव्यूज़ को एड्रेस करने के लिए BIS ने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, दे आर कॉल्ड IS 19000-2022 और ये इस फ्राइडे से एप्लीकेबल हो जाएंगे। इसमें जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स या जोमेटोज, स्विगी टाइप की जो वेबसाइट्स हैं, जो एग्रीगेटर्स हैं फूड के, उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है कि वो कैसे फेक रिव्यूज़ की जो मेलाइज है उसको कैसे एड्रेस करें, ताकि उपभोक्ता को उन रिव्यूज़ में कॉन्फिडेंस हो सके और विश्वसनीयता उनकी बनी सके। अच्छा सर, ये पूरी तरह से वॉलंटरी है। आप किस तरह से इंश्योर करेंगे कि जो ई-कॉमर्स कंपनी है इसको माने? शुरू में ये व्यवस्था वॉलंटरी ही रहेगी और इसको लागू करने के लिए ऑब्वियसली समय दिया जाएगा इंडस्ट्री को, और यदि इसकी कंफर्मिटी या कंप्लायंस में कोई इश्यूज आते हैं तो बाद में इसको मैंडेटरी बनाने पे विचार किया जा सकता है। सर, इंडस्ट्री के साथ आपका कंसल्टेशन भी हुआ काफ़ी। क्या इंडस्ट्री तैयार है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए? इंडस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है, क्योंकि इंडस्ट्री को भी फेक रिव्यूज़ की जो मेलाइज है उसका एडवर्स इफ़ेक्ट झेलना पड़ता है, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री में जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो अपने विरोधियों के प्रति नेगेटिव रिव्यूज़ देकर और उनके बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ थी जिसमें, इफ़ आई मे यूज़ द टर्म, इट वाज अ विन-विन प्रोपोजिशन बोथ फॉर द कंज्यूमर एंड फॉर द इंडस्ट्री। सर, ये खासतौर पर कि पेड रिव्यूज़ या फिर जो बार्टर के लिए रिव्यूज़ करते हैं उनके ऊपर रोक लगेगी? अगर कोई पेड रिव्यूज़ कोई वेबसाइट उसमें इंडल्ज करती है तो इसमें ये व्यवस्था बनाई गई कि उनको ये चीज़ डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पेज रिव्यूज़ पे प्रतिबंध नहीं है। जैसे किसी सर्च इंजन पे आप कुछ सर्च कर रहे हैं, गूगल पे जैसे वो AD लिखा हुआ आता है, तो वो जो यूज़र है साइट का उसको पता लग जाता है कि ये एडवर्टीजमेंट है। सो आई थिंक द की हियर इज डिस्क्लोजर। द कंज्यूमर शुड नो वेदर दिस इज पेड और नॉट पेड। और बिना किसी जुर्माने या सजा के क्या सिर्फ गाइडलाइंस से फेक रिव्यूज पर रोक लग पाएगी? देखिए इसी पर एक बड़ी चर्चा आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। और अब बात चुनावी दंगल की।
गुजरात विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज राजनीतिक पार्टियों के बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता केतन जोशी। केतन, गुजरात में धुआंधार प्रचार चल रहा है, कौन कहां चुनावी रैली कर रहा है आज? देखिए, थोड़ी मिनट पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवसारी में आज अपनी तीसरी सभा को संबोधित किया। पिछले 3 दिन से वो गुजरात में थे और 3 दिन में 8 जनसभाएं उन्होंने संबोधित की। प्रधानमंत्री ने आज फर्स्ट हाफ में अमरेली यानी कि सौराष्ट्र के इलाके को चुना और सेकंड हाफ में वासदा और नवसारी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अपने आप को वो लोगों को अपने अनुभव कह रहे थे कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब क्या हुआ था, कांग्रेस ने किस तरह से गुजरात को गुमराह किया। ऐसे ही मुद्दों से वो अपने आप को जोड़ रहे हैं और गुजरात की जनता को भाजपा को वोट करने के लिए आह्वान कर रहे हैं। तो दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर आज राहुल गांधी भी गुजरात में है। सबसे पहले उन्होंने सभाएं की दक्षिण गुजरात में और अभी उनकी थोड़ी मिनटों के बाद उनकी सभा शुरू होगी राजकोट में। जनसभा ऑलरेडी चल रही है और कई सारे और नेता है वहां संबोधित कर रहे हैं। राजकोट यानी कि सौराष्ट्र का गढ़ माना जाता है, तो आसपास के जितनी भी सीटें हैं वहां के कैंडिडेट्स को भी बुलाया गया है। और पहली बार राहुल गांधी इस चुनाव में, गुजरात विधानसभा के चुनाव में पहली बार संबोधित करने आ रहे हैं, तो उस तरह से बहुत बड़ी जनमेदनी भी इकट्ठी हो रही है। आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का भी एक प्रोग्राम बन रहा है और राहुल गांधी का भी पैरेलल प्रोग्राम बनेगा। और रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल कल से यहाँ है। आज उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की दोपहर 2 बजे खंभाड़िया से, जहां पर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी है वो चुनाव लड़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो अमरेली में आएंगे। अमरेली भी एक सौराष्ट्र का ही हिस्सा है जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। परेश धानानी वहां जीत चुके हैं, तो वहां पर अब एंट्री हो गई है आम आदमी पार्टी की भी, और बीजेपी ने भी वहां बहुत बड़ा जोर लगाया है। तो यहां से जैसे ही रोड शो खत्म करेंगे वो जाएंगे सूरत की ओर। और सूरत में जो कि कॉरपोरेशन का जब चुनाव हुआ था तो काफी अच्छी सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी और वहां पर उनके जो राज्य के अध्यक्ष है गोपाल इटालिया सूरत के कतार गांव से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी सभा को संबोधित करने के लिए वो जाएंगे। और सूरत में भी रात 8 बजे उनका रोड शो होगा। और योगी आदित्यनाथ अब तक 3 सभाएं तो संबोधित कर चुके हैं और शाम 7 बजे पोरबंदर जाएंगे। पोरबंदर को बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन अर्जुन भाई मोढवाडिया जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है वहां उनको फाइट मिलेगी। और सूरत में ही पीयूष गोयल है वो डायमंड, फिर टेक्सटाइल और अन्य जो एसोसिएशन है उनके साथ 1-on-1 मीटिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात में बड़े दिग्गजों का जमावड़ा जारी है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स और अपडेट के लिए आपका केतन। तो कुल मिलाकर गुजरात दौरे पर तमाम दिग्गज, और गुजरात दौरे के तीसरे दिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो उन्होंने आज कांग्रेस पर वहां जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिनको जनता ने पद से हटाया वो पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने सुरेंद्रनगर की रैली में कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री के औकात वाले विवादास्पद बयान पर भी जवाब दिया। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे माँ बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની એવી औकात હોતી છે। અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सूरत की रैली में आदिवासी और वनवासी का जिक्र करके बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के मालिक हैं, बीजेपी नहीं चाहती कि वो शहर में रहे, बीजेपी उनसे जंगल छीनने का काम करती है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया?
और पूरे देश से जितना एक्सपोर्ट होता है उसमें गुजरात का हिस्सा 30% है। यहाँ से जेम्स एंड ज्वेलरीज, कपड़ा, केमिकल, पेट्रोलियम, इंजीनियरिंग गुड्स, गाड़ी समेत कई चीजें विदेशों में निर्यात होती हैं। सालाना $130 बिलियन एक्सपोर्ट वाले राज्य गुजरात के निर्यातक भी गुजरात की नई सरकार से खास उम्मीद बनाए रखे हैं। गुजरात के निर्यातकों से मिलकर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने यह जाना कि क्या है उनकी प्रमुख मांगे। भरत भाई, ये बताइए कि नई सरकार से आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि गुजरात सरकार एक कैटलिस्ट की तरह काम करे। आज 30% जो एक्सपोर्ट है हमको उसको 40% तक पहुंचाना है। अभी इस गए साल 130 US बिलियन था, हमको 160 का टारगेट है इस साल का। और हर घर एक्सपोर्ट गुजरात से होना चाहिए। और हम जो टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि कॉटन का जो यील्ड है गुजरात में काफ़ी कम है। अगर कॉटन का उत्पादन बढ़ेगा उतने हेक्टर ज़मीन के अंदर, तो हमारी कॉटन क्रॉप का रेट कम होगा और हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बिल्कुल। आप कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आपकी क्या मांग है? मैं कलर्स और डाइस सेगमेंट से बिलोंग करता हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा देश जो गुजरात जो 30% है उसको 40% ले जाने के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्विक रिएक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, कि जिसमें कि कोई भी प्रोडक्ट की हमें जब इच्छा हो एक्सपोर्ट करने की तो हमें 2 साल लग जाते हैं इनमें मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से अप्रूवल के लिए, जो 2 से 3 महीने में हो, जिससे कि हम हमारा टर्न अराउंड टाइम फास्ट करें। आप बताइए, आप कौन से सेक्टर से आ रहे हैं और आपकी क्या मांगे हैं? मैं इंजीनियरिंग सेक्टर से हूं और मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें इंडिया और स्पेसिफिकली गुजरात के लिए ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। जो नई सरकार बनने वाली है 8 दिसंबर के बाद, उनको ये सारे के सारे मुद्दे हैं उसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि गुजरात ही एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 1/3 एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। सिर्फ जरूरत है 8-10 जो पॉइंट यहाँ से रेस किए गए उनको अमल में लाने का। केतन जोशी, अहमदाबाद। और चुनावी दंगल में अब बात दिल्ली में हो रहे एमसीडी चुनाव की, जिसको लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर आज फिर एक बार बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज फिर एक नया स्टिंग ऑपरेशन जारी किया। पात्रा ने आरोप लगाया है कि आपके नेता बिंदु शर्मा से एमसीडी चुनाव में टिकट के लिए पैसे मांगे गए। बिंदु शर्मा ने पैसे मांगने वालों के साथ जो बातचीत हुई है उसको रिकॉर्ड किया है। बिंदु शर्मा से पहले 80 लाख रुपए मांगे गए थे और बाद में मोलभाव भी हुआ। संबित पात्रा के मुताबिक ये पैसा आतिशी मारलेना, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज जैसे आप नेताओं के पास जाने थे। गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक, आतिशी मारलेना और आदिल खान जो एपीएमसी के चेयरमैन हैं, ये 5 लोगों की कमिटी है। तो इनके सामने सारे नाम जाएंगे, सब वीडियो में आएगा, मैं तो स्क्रिप्ट से पढ़ रहा हूं। तो ये 5 लोग नाराज हो जाएंगे और आपका पैसा जब आ जाएगा तो नाम भी चला जाएगा। ये इंस्टॉलमेंट नहीं चलेगा। जब इनके पास पैसा आएगा तो ये पुरजोर तरीके से आपका नाम लेके आपके नाम को पास कर देंगे। और दिल्ली में एमसीडी चुनाव पर मचे घमासान पर आज देखिए चुनाव अड्डा शाम 7:57 पर। और अब बात वित्त वर्ष 2023 की, जिसके बजट के लिए बैठकों का दौर आज से शुरू हो गया। इस क्रम में आज वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने इंडस्ट्री, चैम्बर, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बजट को लेकर सीआईआई ने क्या कुछ सुझाव दिए, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय जी। लक्ष्मण जी, बजट से इंडस्ट्री क्या कुछ चाहती है, क्या पता चला आज? जी हां, आज बजट को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ है। आज 2 दौर की बैठक हुई। पहले दौर में वित्त मंत्री इंडस्ट्री दिग्गजों के साथ मुलाकात की। दूसरे दौर में इंडस्ट्री चैम्बर के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ मुलाकात की। और ख़ास बात ये रही कि इस बार जो सलाह मशविरा का पहला दौर हुआ है उसमें इंडस्ट्री चैम्बर बहुत ज़्यादा मांगे नहीं कर रहा है इंडस्ट्री सरकार से कि हमें ये टैक्स छूट चाहिए, हमें यहाँ रियायत चाहिए, हमें यहाँ रियायत चाहिए, कोई पैकेज चाहिए। इस तरह की बातें नहीं हो रही है जो आमतौर पर होती हैं। एक आम सहमति ये बन रही है कि जो अंतर्राष्ट्रीय हालात हैं उसकी वजह से तनाव, दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर बना रहेगा। इसलिए सरकार को जरूरत 2 मोर्चे पर है। पहला कि मांग, घरेलू मांग कैसे बनाया जाए, इसको लेकर अलग अलग सिफारिश की गई है। एक सिफारिश जो काफ़ी हद तक पहले नहीं देखा जाता था, इस बार देखा गया, वो ये कि इनकम टैक्स में बदलाव करिए। आम लोगों को इनकम टैक्स में राहत दीजिए ताकि लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ सके। इनकम टैक्स स्लैब में भी इसी हिसाब से बदलाव करिए। दूसरी बड़ी बात यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स में
ना तो बढ़ोतरी करिए ना तो कटौती करिए, किसी भी तरह का बदलाव नहीं करिए। ये इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से सिफारिश की गई है। रोजगार कैसे बढ़े, इसके लिए जो अब तक हम लोग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सुनते आ रहे थे, उसी तर्ज पर इंडस्ट्री चैम्बर ने रोजगार के लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की मांग की है, खासतौर से हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, इस तरह के सेक्टर में जहां पर रोजगार ज्यादा मिलते हैं। और एक और बात, सरकार से ये मांग की गई है कि वित्तीय अनुशासन पे बने रहिए, फिस्कल डेफिसिट एक सीमा से आगे ना बढ़े, ये सुनिश्चित करिए। तो इस तरह के कुछ खास कदम उठाने की मांग की गई है इंडस्ट्री चैम्बर की तरफ से, इंडस्ट्री प्रतिनिधियों की तरफ से। और ये बैठकों का सिलसिला जो आज हुआ है वो अगले 28 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद बजट के डॉक्यूमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुछ इस तरीके से तैयारी फिलहाल चल रही है बजट की। और अब मार्केट का हाल, एक्सपायरी हफ्ते के पहले दिन बाजार में आज मुनाफा वसूली रही। सेंसेक्स 519 पॉइंट गिरकर आज 61,145 पर और निफ्टी 148 पॉइंट गिरकर 18,160 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप शेयरों में निचले स्तर से आज रिकवरी रही। मार्केट का पूरा हाल समझते हैं यतिन से। यतिन बताएं क्या कुछ हाईलाइट्स रहे आज के बाजार के। देखिए, अगर हम बात करें मार्केट्स की तो आज लूजिंग एंड पे काफी सारे स्टॉक्स है, लेकिन गेनर्स की बात करें तो यहां आपको भारतीय एयरटेल दिखेगा ऑल टाइम हाई क्लोजिंग के आसपास। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बैंक एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक में खरीदारी दिखी और HUL में भी आपको थोड़े बहुत खरीदारी के इंडिकेशंस दिखे। लूजिंग एंड पे आपको दिखेगा बजाज ट्विंस, HDFC बैंक जैसे स्टॉक्स में प्रेशर था। इसके अलावा हेवी वेट जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS और इन्फोसिस में आपको बिकवाली दिखी लगभग 1.5 से 2% के आसपास इंट्राडे में। अगर हम PSU बैंक्स की बात करें तो यहाँ बहुत ही जबरदस्त तेजी थी। इनफैक्ट यूको बैंक की बात करें तो ये स्टॉक 18% ऊपर बंद हुआ। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में आपको लगभग 10% का गेन आता हुआ नजर पड़ा। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो लूजिंग एंड पे नायका में दबाव जारी है। इसके अलावा अगर हम सरकारी कंपनीज की बात करें तो कोची शिपयार्ड में 7% की गिरावट। इसके अलावा अवंती फीड्स और रेमंड जैसे स्टॉक्स में भी आपको 5 से 6% की गिरावट दिखी। जी बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और भारत पर दुनिया की निर्भरता बढ़ेगी, ऐसा कहना है क्वांट FM के CEO और फाउंडर संदीप टंडन का। उनका कहना है कि भारत के पास मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आउट परफॉर्म करने का मौका है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे पैसा बनाने के मौके मिलेंगे। इंडिया में जैसे लोग बात करते हैं भारत निर्भर, आत्मनिर्भर, मैं तो एक स्टेप आगे आके बोलता हूँ कि भारत निर्भर सिचुएशन बिल्ड होने वाली है ग्लोबली, प्रोवाइडेड हम ये साइकिल ऐसे एंटरप्रेन्योर हमारे जो इंडस्ट्रियल्स लोग हैं और उसको एक अच्छे से प्ले करें। अगर हम नेक्स्ट 8-10 साल की साइकिल को बहुत अच्छे से प्ले करते हैं अपने फेवर में मैन्युफैक्चरिंग, तो इंडिया का तो लीडरशिप स्टेटस होगा बहुत जगह। तो वो बैकग्राउंड में, और जब कोई चीज चेंज होती है अर्ली स्टेजेस पे तो आपको बड़ा पैसा बनता है। जैसे आप कैपिटल गुड्स की बात करें, अभी कैपिटल गुड्स तो 1 साल ही चेंज हुआ है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग अभी भी अर्ली स्टेजेस पे है। ऐसा नहीं है कि उसमें भी कोई लीनियर मूव्स आएंगे कि हमने यहाँ से 10 साल का कॉल ले लिया तो 10 साल रखेंगे ही नहीं। उसमें भी अपॉर्चुनिटी आएंगी, राइट टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, राइट टाइम पे सेक्टर स्विचिंग करेंगे। उस तरह का तो अपॉर्चुनिटी मार्केट में रहने वाला है। नहीं करेंगे तो फिर अल्फा जनरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आर्चन केमिकल इंडस्ट्री के IPO के शेयरों के लिए आज अच्छी लिस्टिंग हुई। इंडस्ट्री के IPO के इश्यू प्राइस 407 रुपए के मुकाबले NSE में 458 रुपए प्रति शेयर लिस्ट हुए। केमिकल इंडस्ट्री इश्यू प्राइस के मुकाबले NSE में 12.5% की प्रीमियर पर लिस्टिंग हुई। तो वहीं 5 स्टार की अगर बात करें तो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस की लिस्टिंग शुरुआत थोड़ी कमजोर रही, पर बाद में धीरे धीरे शेयर्स ने रफ्तार पकड़ ली। पहले कंपनी के इश्यू प्राइस से नीचे लिस्टिंग हुई, बाद में 5 स्टार बिजनेस के IPO के इश्यू प्राइस 474 रुपए के मुकाबले NSE पर 479 रुपए प्रति शेयर तक पहुंच गए। और अब बात कतर में खेले जा रहे फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का शानदार आगाज हो चुका है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप कतर की धरती पर खेला जा रहा है।
फीफा वर्ल्ड कप का दूसरा मैच आज इंग्लैंड और ईरान के बीच शाम 6:30 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड के लिए ये मैच बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इंग्लैंड ने 1966 के बाद वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो वहीं ईरान की अगर बात करें तो ईरान टीम बेखौफ खेल के लिए जानी जाती है और वर्ल्ड रैंकिंग में 21वें नंबर पर काबिज भी है। वहीं आज का दूसरा मैच रात 9:30 बजे होगा, नीदरलैंड्स और सेनेगल के बीच ये मैच होगा। आप इन दोनों मैचों को जियो सिनेमा ऐप पर या फिर स्पोर्ट्स 18 और स्पोर्ट्स 18 HD टीवी चैनलों पर फ्री में देख सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।